नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS कंपनी पॉइंट 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, टाइम हो चुका है हमारा करंट अफेयर अपडेट का। आप लोगों को भी इंतजार था, हमें भी इंतजार था, और आज फिर एक धुआंधार धांसू क्लास के साथ हम जो है आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। और करंट अफेयर में आप लगातार हमारी जो करंट अफेयर की क्लासें हैं उनको इतना जो प्यार दे रहे हो, तो हम और भी ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाए। और जब हम भी रात भर नहीं सो पाते, आप भी नहीं सोते, एक दिन ये दोनों की मेहनत जो है रंग लाएगी ज़रूर, ये पक्का है। ठीक है, आप लगातार नोट्स बनाते चले जाओ और अपना पढ़ते चले जाओ। क्विक नोट्स बनाने की कोशिश किया करो। ऐसा भी नहीं कि जितना हम लोग बताते हैं उसको भी पूरा लिखा करो। कोशिश किया करो कम से कम शब्दों में बहुत कुछ बातों को सीखने की। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास है, आज दिनांक है 22 तारीख, 22 मार्च और 2023। इस दिन को हम हुबहू हुए हैं। जो आज हमें जितना भी डाटा हमारा है करंट अफेयर का, हमको वो कलेक्ट करना है। चलिए, बातों का सिलसिला बीच बीच में चलता रहेगा। ठीक है, हम क्वेश्चन लेकर आए हैं आज का पहला। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसे हम कहते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। क्या कहते हैं? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023। ठीक है जी, ये एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अब सबसे पहले किसी भी रिपोर्ट के बारे में ये देखो कि वो प्रस्तुत किसने की है। तो सबसे पहले प्रस्तुत किसने की है, तो इसका नाम है थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अब बात आती है कि क्या प्रस्तुत की गई है। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा, यानी कि यहाँ पर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से होते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा आतंकवाद के मामले जहाँ पर होते हैं, सबसे ज़्यादा जो आतंकवाद की घटना होती है वो होता है नंबर 1 पर। तो अब हम बताते हैं कि सबसे ज़्यादा आतंकवाद घटना नंबर 1 पर रहने वाला कौन है? अफगानिस्तान बन गया है। ये चौथे वर्ष, यानी लगातार 4 वर्षों से, यानी 5वें वर्ष भी अब ये पहले नंबर पर आ गया है। तो हम अब ये आ गया। तो इसके बाद में दूसरा देश जो है, जो यहाँ पर अफगानिस्तान से थोड़ी सी कम होती हैं, अफगानिस्तान से थोड़ी सी कम घटनाएं होती हैं, उसका नाम जो है वो क्या है? वो नाम है इसका, अगर हम बात करें तो बुर्किना फासो, ये है आपका। तीसरा देश जो है वो क्या है, जो इसके बाद में है तीसरा, वो है सोमालिया। क्या है? सोमालिया। ठीक है, तो इन देशों में तो हो गया ये कंडीशन। अब बात आती है हमारी यहाँ पर कि 2 देश हमें और पता करने होते हैं। एक तो क्या करना होता है हमें करना, पाकिस्तान की स्थिति क्या है इस मामले में, आतंकवाद के मामले। तो 6ठे नंबर पर है ये, यानी कौन सा? 6वें नंबर पर है ये। जबकि भारत की अगर स्थिति देखें हम, भारत जो है वो 13वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 13वें। तो आपसे पूछा जा सकता है सबसे अधिक आतंकवाद जो है वो कहाँ पर है, तो वो है आपका अफगानिस्तान में। आपसे भारत के बारे में पूछा जा सकता है, भारत का स्थान कौन सा है? वो 13वां। और किसी के बारे में पूछा जाता नहीं, तो फालतू में बातें बतानी पड़ती हैं, जिससे कि बच्चों को ऐसा ना लगे कि मैं 2-4 बातें बताई हैं, आपको भी लगने लगे कि हाँ भाई हाँ, तुम थोड़ा बहुत जो है और इनकी बातों से थोड़ा सहारा मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा, एक बात इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, 2007 से लेकर 2022 तक, यानी कि 2007 से लेकर 2022 तक लगभग ऐसा मान लीजिए 66,000, कितनी? 66,000 घटनाएं देखने को मिली हैं आतंकवाद की। ठीक है भाई, तो ऐसे मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया। ठीक है भाई, समझ में आ गया है। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक आपके बारे में आ चुका, किसने प्रस्तुत करती है रिपोर्ट, कौन बनाती है रिपोर्ट, ये हो चुका है। सबसे ज़्यादा आतंकवाद की घटना जो देखने जा रही है अफगानिस्तान में देखी जा रही है। लगातार 5वें वर्ष भी ये काम देखने को हमें मिला है। ठीक है, कर दे रफ, बढ़िया। चलिए, दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, अभी एक नमामि गंगे प्रोग्राम चल रहा है।
जो गंगा नदी से रिलेटेड है, ठीक है। तो अभी उसमें जो है उसकी सहायक नदी है गंडक। कौन सी नदी है सहायक? गंडक, ठीक है। चलिए तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नमामि गंगे, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बिहार के, कहाँ पर? बिहार के एक जगह है गोपालगंज, गोपालगंज, ठीक है। गोपालगंज जिले में, गोपालगंज जिले में, ठीक है भाई। गोपालगंज जिले की बात कर रहे हैं हम। गोपालगंज जिले में गंडक नदी, क्या है? गंडक नदी। कौन सी नदी है? गंडक। गंडक नदी, गंडक नदी कौन सी? रिवर फ्रंट, रिवर फ्रंट के तहत, के विकास के लिए, या के विकास के लिए, के विकास के लिए दो नए घाटों का निर्माण कर रही है। दो नए घाटों का निर्माण, ठीक है जी। तो क्वेश्चन तो आ जाएगा कि कहाँ पर है, तो ये कहाँ कर रही है? गोपालगंज में किया जा रहा है। अब बात करते हैं क्या है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि नेपाल में गंडक को किस नाम से जाना जाता है। नेपाल में गंडक को जो जाना जाता है वो गंडकी और नारायणी, किस किस नाम से? गंडकी और नारायणी का नाम से जाना जाता है। गंडक जो है वो सहायक नदी किसकी है? ये गंगा की सहायक नदी है। कहाँ पर मिलती है गंगा में? पटना व हाजीपुर के बीच, ठीक है। इस गंडक की लंबाई जो है, गंडक नदी की गंडक की लंबाई जो है वो कितनी है? लंबाई है जी आई थिंक 630 किलोमीटर। कितनी? 630 किलोमीटर, इतनी। अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में जो इसकी लंबाई है वो 445 है। कितनी है? 445 किलोमीटर जो है भारत में। अगर हम इसमें से लेस करेंगे तो शायद 185, कितनी बचेगी? नेपाल में कितनी है? नेपाल में जो है वो 185 किलोमीटर बचेगी। ये बातें पूछी नहीं जाती है, बस बातें पता होनी चाहिए। ये बातें पता होनी चाहिए। अब दूसरी बात क्या है इसमें इम्पोर्टेंट, इसमें है वाल्मीकि अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व इसी के किनारे बसा हुआ है। तो गंडक के ऊपर क्या है? वाल्मीकि अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व जो है इसी के किनारे बसा हुआ है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? तो ये बात आ गई आपके यहाँ से कि नमामि गंगे कार्यक्रम के चलते तहत बिहार के गोपालगंज जिले में गंडक नदी रिवर फ्रंट के विकास के लिए दो नए घाटों का निर्माण कर रही है। और गंडक नदी को क्या गंडकी कहा जाता है और नारायणी कहा जाता है नेपाल में। गंगा की सहायक नदी है और पटना व हाजीपुर के पास में मिलती है। वाल्मीकि अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व इसी के किनारे पर बसा हुआ है। गंडक की लंबाई की अगर हम बात करें तो 630, भारत में जो है 445 और नेपाल में कितनी है? 185 इसकी लंबाई है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा बात करते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन रहा है वो हमारा बन रहा है कि भारत और मालदीव, यानी कि क्या है? भारत व मालदीव का चौथा रक्षा सहयोग संवाद मतलब समझते हो नहीं, बातचीत। ये हुई है। और ये कहाँ पर हुई है? ये मालदीव की राजधानी माले में हुई है। कहाँ पर हुई है? माले में। तो मालदीव की राजधानी जो कहाँ पर हुई है? माले पर हुई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये क्या है। अब देखते हैं मालदीव और भारत के संबंध कब से चल रहे हैं। अगर हम बात करें कब से संबंध चल रहे हैं तो देखिए ऑपरेशन शील्ड, अभी शुरू में ये क्वेश्चन आ जाएगा, ऑपरेशन शील्ड, ठीक है। ऑपरेशन शील्ड जो कब से मनाया गया? 2021 से शुरू किया गया, ठीक है। और ये किस किस के बीच में है? मालदीव और भारत के बीच में, ठीक है। और भी ऐसे हैं, जैसे आपका एक दोस्ती अभ्यास है। कौन सा अभ्यास है? दोस्ती, वो भी इसी का ही है। फिर है
एक था ब्याज इसी का ही है, ठीक है। फिर है एक्वेरिन, कौन सा है, एक्वेरिन, एक्वेरिन, ठीक है। हिंद महासागर में है ये मालदीव, मालदीव कहाँ पर है, हिंद महासागर में। बता दूं थोड़ा सा कहाँ पर है, जैसे कि ये हमारा भारत का स्थान है और ये श्रीलंका, ठीक है, ये आपके श्रीलंका, ठीक है भाई। तो मालदीव जो है वो यह कुछ यहाँ पर माले जैसा, यहाँ माले जैसी स्थिति है, तो क्या है यहाँ पर मालदीव, ठीक है। और यहाँ पर इसकी राजधानी क्या है, माले। और ये पूरा क्या है हमारा हिंद महासागर, क्या है, हिंद महासागर, ठीक है भाई। ये क्या है आपका अरब सागर, अरब सागर। और ये क्या है बे ऑफ बंगाल, यानी कि बे ऑफ बंगाल, ये इधर, ठीक है भाई। यहाँ पर जो नदियाँ गिरती हैं, ये वाली नदियाँ जो गिरती हैं पश्चिमी घाट के, इधर जो गिरती हैं वो पूर्वी घाट की नदियाँ गिरती हैं, ठीक है। अरब सागर में जितनी भी नदियाँ गिरती हैं वो मुहाने का निर्माण करती है, किसकी, मुहाने का निर्माण करती हैं, मुहाने का निर्माण या एस्चुरी का, मुहाने का निर्माण करती हैं या एस्चुरिया करती हैं। और जो पूर्वी घाट पर नदियाँ गिरती हैं वो बनाती हैं डेल्टा, क्यों बनाती हैं डेल्टा। जितनी लंबी नदियाँ होंगी, जितनी दूर से ज़्यादा बहकर आएंगी वो क्या बनाएंगी, डेल्टा बनाएंगी। यानी कि डेल्टा का मतलब क्या होता है, जब एक संयुक्त धारा, एक मुख्य धारा जो होती है विभिन्न धाराओं में बढ़ जाती है, उसे कहते हैं डेल्टा, ठीक है। और एस्चुरी या मुहाना क्या होता है, जब एक धारा तेजी से एक ही धारा के रूप में कन्वर्ट करती है और वह एक वी आकार की बेली सी बनाई देती है, तो वो क्या होता है हमारा मुहाना या एस्चुरी होती है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारे यहाँ से क्वेश्चन, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनना है, बढ़िया क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को आप नोट करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एग्जाम में सीधे मिलेंगे क्वेश्चन आपको, काफ़ी एनालिसिस करने के बाद आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो आपका जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, जिसे तुम उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मोस्ट कर लो, जितने भी उत्तर प्रदेश पुलिस वाले हैं सब मोस्ट कर लो, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन है नस्ली भेदभाव के उन्मूलन, नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। कब मनाया जाता है भैया, 21 मार्च को मनाया जाता है। इन नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। अभी कहाँ मनाया जाता है, सबसे पहले कहाँ मनाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में। कब की घटना है, 1960 की घटना है। कब की घटना है, 1960 की। 1960 में नस्ली भेदभाव के लिए कुछ एक जगह पर आदमी इकट्ठे हुए सरबिले में। कहाँ पर, सार्बविले एक जगह है दक्षिण अफ्रीका की। क्या जगह है दक्षिण अफ्रीका की, सार्बविले एक जगह है। वहाँ पर लोग एक नस्ली भेदभाव बिल पास हुआ, नस्लीय भेदभाव बिल पारित हुआ, बिल पास हुआ, ठीक है। तो उसका शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे लोग, क्या कर रहे थे वहाँ पर, शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। परंतु पुलिस के द्वारा वहाँ पर शांतिपूर्ण सम्मेलन पर, जबकि कहीं पे ऐसा लिखा हुआ नहीं कि शांतिपूर्ण सम्मेलन पर आप मतलब गोलीबारी कर सकते हो, परंतु दक्षिण अफ्रीका में क्या करा गया कि शांतिपूर्ण सम्मेलन हो रहा था, क्योंकि ये तो हम कर सकते हैं, शांतिपूर्ण संघ बना सकते हैं, ये तो हमें भी अधिकार है, मूल अधिकार में। कहाँ पर, आर्टिकल 19 में है ना, तो आर्टिकल 19 में हम संघ बना सकते हैं, ठीक है, अशांतिपूर्व भी। तो अब ये दक्षिण अफ्रीका में 1960 में सर्वविले एक जगह थी, वहाँ पर नस्ली भेदभाव के बिल पास के चक्कर में वह प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्व तरीके से। तो वहाँ पर पुलिस ने जो है गोली चला दी। क्या चला दी, पुलिस ने गोली चला दी और कितने लोग मारे गए, 69 लोगों की हत्या कर दी गई। उन्हीं की याद में क्या मनाया जाता है, नस्लीय भेदभाव के प्रति उन्मूलन के प्रति अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये थोड़ी सी बात हमें याद रख लेनी है, ठीक है। तो बताइए आप खुद जज करो, मोस्ट है नहीं है क्वेश्चन, मोस्ट है भाई, मोस्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस क्या वो है, विश्व डाउन सिंड्रोम क्या है, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एसएससी में आता है, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो आता है एसएससी से। ऐसे डिफिकल्ट नाम जो बोला जाता है ना, जो साइंस और टेक्स से संबंधित होते हैं या साइंस से संबंधित होते हैं, वो आते हैं एसएससी में जाते हैं क्वेश्चन। तो यह आपका विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है, ये भी ठीक है जी। 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बेटा, 21
मार्च को ही मनाया जाता है। ठीक, अब ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि मनाने का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य बेटा ये है, आनुवांशिक समस्याओं के पीड़ित लोगों के समर्थन को बढ़ावा देना। यानी कि आनुवांशिक, मैं लिख देता हूँ, आनुवांशिक समस्याओं से, आनुवांशिक समस्याओं से पीड़ित व्यक्तियों को बढ़ावा देना, ये काम है इसका। यानी कि आनुवांशिक लोगों को जो है, आनुवांशिक समस्याओं के पीड़ित लोगों को समर्थन देना। अब बात बताते हैं इसमें किसको, 21वां एक क्रोमोसोम होता है, 21वें क्रोमोसोम को उजागर करने की बात की गई है। देखो क्रोमोसोम से क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है ना, क्रोमोसोम इसमें जो होता है ना, बहुत दिक्कत सी आ जाती है। यानी कि पहली बात ये कि ये क्या मतलब, सबसे पहले क्या है, इसकी थीम देख लो, क्या है इसका विषय, क्योंकि एग्जाम में पहला करंट की बात कंप्लीट करते हैं, फिर बताएंगे पॉइंट टू पॉइंट क्या होता है। तो हमारे साथ हमारे लिए नहीं, क्या है इसका थीम, हमारे साथ, फिर है हमारे लिए नहीं, ये इसकी थीम है। ठीक है भाई। अब शुरू जो किया गया था, कब से किया गया था, 2011 से शुरू किया गया था। कब से शुरू किया गया था, 2011 से। ठीक है। अब क्या होता, अल्प गंभीर क्या होती है इसमें, दिक्कत क्या होती है, इसमें दिक्कत होती है अतिरिक्त क्रोमोसोम पैदा हो जाता है। क्या हो जाता है, अतिरिक्त क्रोमोसोम पैदा हो जाता है। ठीक है। और जब अतिरिक्त क्रोमोसोम पैदा हो जाता है तो क्या हो जाता, जीन के गुच्छे क्या हो जाते हैं, जीन, समझ रहे हो नहीं, जीन के गुच्छे बन जाते हैं, जीन के गुच्छे हो जाते हैं। और फिर व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, यानी कि मानसिक व शारीरिक रूप से क्या हो जाता है, पीड़ित। क्या हो जाता है, मानसिक और शारीरिक रूप से क्या हो जाता है, पीड़ित। तो ये था आज अभी वाला क्वेश्चन जो था हमारा नेक्स्ट, कि विश्व डाउन सिंड्रोम जो है कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। ऐसे ही पूछ लिया जाएगा। इसका उद्देश्य है आनुवांशिक समस्याओं से पीड़ित व्यक्तियों को बढ़ावा देना। फिर 21वें क्रोमोसोम को उजागर किया गया है, ये इसकी थीम है, हमारे साथ हमारे लिए नहीं। 2011 से मनाया जा रहा है। अतिरिक्त क्रोमोसोम पैदा हो जाता है जो जीन के गुच्छे टाइप होता है, और इसके कारण जो है मानसिक और शारीरिक रूप से जो है पीड़ित हो जाते हैं लोग। क्या हो जाते हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से क्या हो जाते हैं, पीड़ित। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट है विश्व कविता दिवस, जिसे बर्ड पोइट्री डे भी बोलते हैं। अंग्रेजी वाले क्या बोलते हैं उसको, बर्ड पोइट्री डे। हम हिंदी वाले क्या बोलते हैं, विश्व कविता दिवस। हम क्या बोलते हैं हिंदी वाले, विश्व कविता दिवस। ठीक है भाई। तो दोनों तरीके से याद रखना है। हमारा जो है वो क्या है, विश्व कविता दिवस। ये भी कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। कब मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर इसकी थीम लिखनी है ज़रूर आपको। थीम ऑलवेज वी, क्या है इसकी थीम क्या है, ऑलवेज, थीम क्या है, ऑलवेज वी ए पोएट, ऑलवेज वी ए पोएट, इवन इन प्रोज, ठीक है जी। ये इसकी थीम, याद रख लेना, इसकी थीम है ये। अब देखिए सबसे पहली बात क्या है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाला ना, बहुत विकट क्वेश्चन बनने वाला। इसकी शुरुआत जो की गई थी, कब की गई थी, इसकी शुरुआत जो की गई थी, कब की गई थी बेटा, बिल्कुल याद रखना, 1999 में की गई थी। कब की गई थी, 1999। मगर 1999 से लेकर 2023 तक, यानी कि 1999 से लेकर 2023 तक ये कब मनाया जाता था, ये अक्टूबर में मनाया जाता था। कब मनाया जाता था, अक्टूबर में, अक्टूबर माह में मनाया जाता था। परंतु 2023 का संयुक्त महासभा के द्वारा जो मनाया गया, वो कब मनाया गया, मार्च में निर्धारित किया गया। और अब आगे कुछ मनाया जाएगा, वो कब मनाया जाएगा, मार्च में ही मनाया जाएगा ये। ठीक है जी। अब इसमें क्या मतलब है, इसमें है कविताओं और साहित्य को बढ़ावा देना, कविताओं को बढ़ावा देना, और नए नए पोइट जो होते हैं उनको भी बढ़ावा देना। यहाँ पर क्या किया गया है, काम किया गया है इसका। ठीक है। आ रही बात सब समझ में, नहीं आ रही बात सब जल्दी बताओ, समझ में क्लियर। ठीक। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बनने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनने वाला अंतर्राष्ट्रीय नौसेना दिवस।
नौरोज़ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नौरोज़ दिवस। क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नौरोज़ दिवस, नौरोज़ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नौरोज़ दिवस जो मनाया था, ये भी कब मनाया जाता है? 21 मार्च। आज तो दिवस बहुत आ रहे हैं भाई। 21 मार्च को मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? 21 मार्च को। ठीक है। दुनिया में कम से कम 300 मिलियन लोग इसे मनाते हैं। कितने लोग मनाते हैं? 300 मिलियन लोग, यानी कि 300 मिलियन लोग इसको मनाते हैं दुनिया में, पूरी दुनिया में। ठीक है। ये बसंत अक्षांश का किसका होता है? बसंत अक्षांश, बसंत अक्षांश को चिन्हित करता है, को चिन्हित करता है। देखिए करंट तो तैयारी करना पड़ता है भाई, ऐसा तो है नहीं करंट टीचर के भी पहले से तैयार होगा। ठीक है भाई, टीचर भी तो कहीं ना कहीं से सोर्सेज इकट्ठे करेगा, जैसा कि द हिंदू हो गया। ठीक है, जैसे मैंने शुरू के 3 क्वेश्चन जो थे वो तीनों के तीनों क्वेश्चन जो थे वो द हिंदू से थे। एक तो नर्मदा नदी वाला, फिर गंडक नदी वाला आपका, और एक आतंकवाद वाला। ठीक है, तो मैंने 3 क्वेश्चन जो कराया आपको बिल्कुल द हिंदू से कराए। ठीक है, तो द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट होती है, इनसाइट इंडिया हो गई, बहुत सारी वेबसाइट है। जब जाकर हम काम करते हैं, जब जाकर आपको ये बात बताते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये नवजाति प्राकृति के लिए ये क्या करता है? नवजाति व प्रकृति के लिए नए आयाम, क्या होता है? नए आयाम का सूचक होता है। क्या होता है? नए आयाम का सूचक। अब ये इसका उद्देश्य क्या होता है? ये क्यों मनाया जाता है? ये दोस्ती, शांति, सद्भावना या सद्भाव को बढ़ावा देता है। क्या देता है? सद्भाव को बढ़ावा देता है। ये बात याद रखना। और इसको पहली बार कब मनाया गया था? 2010 में पहली बार मनाया गया था। और एक और बात बता दो, इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना, फारसी नवरोज बोला जाता है इसको, यानी कि फारसी कैलेंडर जो होता है, फारसी नववर्ष जो होता है, फारसी नववर्ष जो होता है उसका प्रथम माह होता है। तो क्या होता है इसका? ये प्रथम माह। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना, इस वजह से शायद मनाया जाता हो। ठीक है, क्लियर इतनी बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारत और श्रीलंका ने, इतनी बात होगी नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत और श्रीलंका। ठीक है, भारत श्रीलंका के संबंध बहुत पुराने हैं भाई। भारत श्रीलंका ने नई दिल्ली में क्या करा है? नई दिल्ली में प्रदर्शनी लगी है। तो भारत और श्रीलंका ने नई दिल्ली में प्रदर्शनी में क्या करा है? प्रदर्शनी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जेफरी बाबा। क्या नाम थे? जेफरी बाबा को जगह दी। ठीक है भाई, क्या दी? जगह दी। अब इसमें देखिए जगह दी किसने? तो इसका उद्घाटन जो करा है, इसका उद्घाटन वो किसने किया है? विदेश मंत्री। उद्घाटन किसने करा है? उद्घाटन करा है एस जयशंकर। और आज ही मैंने इस पर क्लास बनाई है ट्रिकली माध्यम से कि मंत्रिमंडल याद करना। मैंने क्या बताया था कि क्या है ये है विदेश मंत्री। क्या है? विदेश। ट्रिक क्या है? विदेश मंत्री हैं भाई। क्या है इसकी ट्रिक? जल्दी बताओ क्या है इसकी ट्रिक? इसकी ट्रिक है जो भी विदेश की यात्रा करेगा वो जयशंकर का याप करेगा, जयशंकर बोलेगा। ठीक है भाई, तो अब यहाँ से बात करते हैं इसकी जो ये मतलब ये प्रदर्शनी कहाँ होगी? तो ये होगी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। कहाँ पर होगी? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट तो होगी। और ये कहाँ पर है? ये है न्यू दिल्ली। ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। ये नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट जो है कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगर 75वीं वर्षगांठ है ये भारत की, यानी कि भारत वर्सेस भारत व श्रीलंका की राजनैतिक जो संबंध है उसकी कौन सी गांठ है? 75वीं वर्षगांठ है। 75वीं वर्षगांठ है ये, इस वजह से इसको मनाया गया है। ठीक है भाई, अब इतनी बात रखना, 7 मई 2023 तक खुली रहेगी प्रदर्शनी। कब तक खुली रहेगी? 7 मई 2023 तक लोगों के लिए खुली रहेगी प्रदर्शनी। ठीक है, तो कोई दिल्ली जाओ तो घूम के जरूर आना भाई यहाँ पर। ठीक है, ये जब तक खुली रहेगी।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शिकवा शिकायत जल्दी हो तो बताओ जल्दी फुर्ती से, ठीक है भाई। और जो पहली बार इस क्लास का आनंद ले रहे हो तो हमारी डेली क्लास जो है 6 बजे, कोई टेक्निकल इशू 6:30 बजे अगर कोई टेक्निकल इशू होता है तब वो 10-5 मिनट लेट हो सकती है कि 6:40 6:45, परंतु 7 बजे से पहले आपकी क्लास अपलोड हो जाती है। डेली 6:30 बजे होती है, ठीक है। क्योंकि कोई टेक्निकल इशू हो जाता है तो उसका तो हम नहीं जिम्मेदार हो सकते, क्योंकि वो तो टेक्निकल इशू होता है कोई, ठीक है भाई। चलिए, जो पहली बार देख रहे हैं, क्लास का आनंद ले रहे हैं, वो सब्सक्राइब करो। और भी सब्जेक्ट का हम मतलब आप वहाँ से मजा ले सकते हो। जैसे कि आधुनिक इतिहास पूरा कंप्लीट हो चुका है, आज ही मतलब आपको आज ही क्लास शाम को पढ़ जाएगी किसकी, आपके आधुनिक इतिहास में जितने भी गवर्नर जनरल हैं उनकी, ठीक है। उसके 2 पार्ट में हमने वो कन्वर्ट किया है। अगर हम बात करते हैं मैथ में, तो मैथ में लगभग 50 से 55 क्लास हमने बना दी है वहाँ पर। हिंदी की क्लास हमारी 7-8 क्लास हो चुकी हैं, रीजनिंग की क्लास हमारी 9-10 क्लास हो चुकी है। लगभग आप कैसे मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस और अदर एग्ज़ाम जितने भी हैं, लगभग अगर हम वहाँ से तैयारी करनी शुरू करें तो लगभग जो है हमारी तैयारी स्मूथ वे में चलती रहेगी, ठीक है। और हम आगे भी क्लासेस बनाएंगे। और अब बहुत जल्दी जो है, बहुत जल्दी हम मेगा ऑफर लेकर आ रहे हैं, बहुत जल्दी, यानी कि शायद 1 तारीख से, आज 21 तारीख, 10 दिन का इंतजार करो, 1 तारीख से जो है हम उत्तर प्रदेश स्पेशल और एक यूपी टेट स्पेशल, ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल और यूपी टेट स्पेशल जो है हम क्लास लगाने वाले हैं, बिल्कुल, ठीक है, 1 तारीख से। चलिए, तो हम अपने क्वेश्चन पाते हैं नोट कर। क्या है वो क्वेश्चन, यानी कि भारत की G20, यानी कि भारत की G20 मेजबानी तो नहीं की है भारत ने, तो G20 की अध्यक्षता के तहत, यानी कि G20 अध्यक्षता के तहत राष्ट्रीय युवा अगर हम बात करें कॉन्क्लेव, क्या है, राष्ट्रीय युवा कॉन्क्लेव, इधर लिख देते हैं राष्ट्रीय युवा कॉन्क्लेव, ठीक है। राष्ट्रीय युवा कॉन्क्लेव 2023 की अध्यक्षता की है। यहाँ पर क्या करिए है, कॉन्क्लेव 2023 की अध्यक्षता की है। और ये क्या होता है, ये क्या होता है, NYC होता है, ठीक है, NYC 2023 होता है। क्या है ये, देखिए, नेशनल यूथ कॉन्क्लेव, क्या होता है, नेशनल यूथ कॉन्क्लेव। NYC का मतलब क्या होता है यहाँ पर, नेशनल यूथ कॉन्क्लेव, ठीक है भाई। का आयोजन कहाँ पर किया गया है, अब बात करते हैं। इनने इसका 2 उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है अर्बन 20, फिर दूसरा है यूथ 20, यानी कि युवा 20, ठीक है। अर्बन में जितने भी महापौर होते हैं, जितने भी महापौर होते हैं उनको जितने भी नेता होते हैं हमारे, उनके नेताओं से, ठीक है, राष्ट्रीय नेताओं से परिचित कराने, चर्चा करने, सुनिश्चित करने का ध्यान दिया गया है। और यहाँ पर युवाओं के विचार विमर्श रखने की बात की गई। यहाँ पर क्या है, विचार विमर्श रखने के लिए ये 2 चीज़ें शुरू की गई। तो इन दोनों को याद रख लेना कि 2 मंच बनाए गए हैं, किसके द्वारा, G20 के द्वारा, ठीक है। क्या है, 2 मंच, एक तो है अर्बन 20 और दूसरा है युवा 20। तो ये अर्बन में तो महापौरों के बारे में दिया गया है, उनको विचार विमर्श नेताओं से करने हैं, और युवा 20 में जो है विचार विमर्श करने हैं युवाओं की, जिससे कि युवा लोग भी राजनीति और साहित्य के क्षेत्र में और भी आगे जाकर बढ़ चढ़कर ध्यान दें, ठीक है भाई। इतना क्वेश्चन हो गया यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, वही हमारा होगा लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन। अब यह है कि अभी क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भारतीय उद्योगपति कौन, बताइए कौन है उद्योगपति, रतन टाटा। कौन है, श्री लगा दो, रतन टाटा, ठीक है। श्री रतन टाटा को जो है अभी विशिष्ट सेवा के लिए विशिष्ट सेवा के लिए क्या मिला है, एक पुरस्कार मिला, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। क्या मिला है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है, ठीक है जी। ये इनको जरूर याद रखना है। क्यों याद रखना है, देखिए क्यों, इसका मतलब ये है कि एक कंपनी है TCS, क्या कंपनी है, TCS, टाटा कंसल्टेटिव, क्या है, टाटा कंसल्टेंसी लिख दो, चलो, है नी, कंसल्टेंसी। और क्या है आपका यहाँ पर सर्विसेज, क्या है,
सर्विसेज, ये है जी, जिसे हम कहते हैं जो परीक्षा दिलवाती है हमारी, क्या दिलाती है, परीक्षा दिलवाती है, TCS। तो TCS जो है भारत की कंपनी है, किसकी कंपनी है, भारत की। और भारत की कंपनी कब से है, 1998 से। और कहाँ है ये, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि 1998 से ऑस्ट्रेलिया में है ये। और वहाँ पर कितने व्यक्ति लोग काम कर रहे हैं, 75,000 लोग जो है काम कर रहे हैं। अभी देखिए ये 17,000, 17,000 कितने, 17,000 लोग जो है वहाँ काम कर रहे हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई विदेशी, भारतीय कंपनी में कोई विदेशी लोग जो है काम कर रहे हैं। और वो कितने समय से कर रहे हैं, कितने समय से, 1998 से। और कितने हज़ार कर रहे हैं, 17,000 लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी, यानी कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी है जो विदेशी कामगार इसमें शामिल है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय से, न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय से, ठीक है, इन्हें बिजनेसमैन की मानद रैंक में मिली है। किसकी मिली है, बिजनेस की मानद उपाधि मिली है। किसकी, बिजनेस की मानद उपाधि भी मिली है। ठीक है जी, किसको, रतन टाटा को उपाधि भी मिली है। ये बात भी आपको याद रखनी है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दो। क्या है, भारतीय उद्योगपति श्री रतन टाटा को जो है विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा या तो उद्योगपति पूछेगा कि भारत के किस उद्योगपति को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया गया है, या क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि किस देश ने जो है मतलब भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया है। तो दो तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि विदेश में वह कौन सी कंपनी है जो सबसे बड़ी विदेशी कर्मचारियों की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। TCS की फुल फॉर्म पूछी जाती है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ऐसा पूछ जाता है। ठीक है, इतनी बात पूछ जाएगी। तो आज के लिए करंट अफेयर जो है इतना ही है। ठीक है, और आज सभी क्वेश्चन जो है ना वो मोस्ट हैं, सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अब आगामी परीक्षाओं को देखते हुए शायद ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। एनालिसिस ज़्यादा किया गया है। ठीक है, द हिंदू का भी सहारा लिया गया है। ठीक है, इंडिया टुडे का सहारा लिया गया है इसमें। फिर हम देखें तो इंडियन एक्सप्रेस का सहारा लिया है हमने इसमें। तो बहुत सारी वेबसाइट का हमने इसमें सहारा लिया है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन तो इसे लाइक तो बनता है। ठीक है, और पहली बार जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मतलब हमारी क्लास सुबह को 6:30 बजे, अगर कोई टेक्निकल इशू नहीं होता है तो आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।